नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बेहतरीन जानकारी। जी हां, बिल्कुल थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि क्या नई संस्थाएं भी ग्रांट आवेदन कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती है श्रीमान। जी हां, बिल्कुल कर सकती हैं। आपने कल संस्था बनाई हो, कल रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में आया हो, आज आप ग्रांट अप्लाई कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर क्या मुझे वो ग्रांट मिलेगी? बिल्कुल मिल सकती है। आप कहेंगे सर मेरे पास तो 12 एटीजी नहीं है, मुझे क्यों ग्रांट मिलेगी सीएसआर की, मैं तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूं। तब भी मिल सकती है। फिर आप कहेंगे अरे यार यादव जी, सीएसआर 01 तो मेरे पास है ही नहीं, और बिना सीएसआर 01 के कोई ग्रांट ही नहीं मिलती। अब तब भी मैं आपसे कहूंगा कि आपको ग्रांट मिल सकती है। अब मेरे ख्याल से चौथी बार तो आप यही कहेंगे, यार यादव जी को लगता है आज पागल कुत्ता काट के चला गया, राइट? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ कंडीशंस मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सीएसआर ग्रांट का मतलब हमेशा मणिपुर से नहीं होता। मणिपुर समझते हैं आप? मणिपुर है ना। सीएसआर ग्रांट का मतलब हमेशा मणिपुर नहीं होता। सीएसआर ग्रांट कई बार आपको असेट्स के रूप में मिल जाती है, यानी कि आपको मान लीजिए अपनी ग्रांट के अंदर जरूरत थी बच्चों के लिए स्कूल बेंच की, और संबंधित एजेंसी ने आपको स्कूल बेंच खरीद कर आपको जो है प्रोवाइड कर दिए। क्या उसको आपके एटीजी की स्लिप चाहिए? अब नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो असेट्स प्रोवाइड कर रही है आपको, राइट? सेकेंडरी, चलिए सर एटीजी, और आपने बता ही दिया भाई एटीजी नहीं चाहिए होता है और सीएसआर 01 नहीं चाहिए होता, तो क्या हमें सिर्फ असेट्स मिलेगा? नहीं भैया, मणिपुर भी मिल सकता है। आप कहेंगे भाई क्यों और कैसे? बड़े आसान से शब्दों में आपको समझाऊंगा आज। आसान से शब्दों में समझाऊंगा, और उसके बाद मेरी हर एक संस्थान, मेरा हर एक वो साथी जो इस वीडियो को देख रहा होगा, मैं गारंटी लेता हूं कि वीडियो को लाइक भी करके जाएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज जरूर सब्सक्राइब करेगा, और आज तक कोई वीडियो शेयर की हो या ना की हो, ये वीडियो जरूर शेयर करेगा। जी हां, मैं इतना इस विश्वास के साथ इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि यहां पर 7 प्रकार की कंडीशंस बनती हैं आपके प्रोजेक्ट के पास होने में, इवन इफ आर यू ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन। आप भले ही एक नई संस्थान हो, लेकिन अगर आप ग्रांट के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं अपना, तो यकीन मानिए आपके लिए फिर भी चांसेस बनते हैं कि आपकी ग्रांट पास हो सकती है। अब ऐसी कौन सी कंडीशन, ऐसी क्या स्थिति, ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है फिर भी हमारी ग्रांट पास हो जाए? देखिए, मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है, एक फंडिंग एजेंसी, मान लेते हैं, फंडिंग एजेंसी को छोड़ते हैं, हम बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं। हमने 100 आदमियों के लिए भोजन पकवाया। अब वो भोजन हमें बांटना जरूरी है। सीएसआर किसे कहते हैं? सोशल इनिशिएटिव को ना भाई। उदाहरण वही रख लेते हैं हम। हमने एक लंगर की व्यवस्था की 100 आदमियों के लिए, और हमने सोचा भाई हम सबको ना दो दो पूड़ियां देंगे। 100 आदमियों के लिए हमारे पास मटेरियल है। अब खुदा ना खास्ता आदमी आए 50, 40 या 30, तो क्या करेंगे बताइए? क्या हम उस भोजन को बेकार कर देंगे? नहीं। ऐसे में हमें मजबूरन किसी को 10 पूड़ियां भी देनी पड़ती हैं, 15 भी देनी पड़ती हैं, जिसको जितनी चाहिए उतनी बांटनी पड़ती है, राइट? यही एग्जाम्पल अगर हम सेट करें सीएसआर एजेंसी पर, उसने कंडीशन क्राइटेरिया लगाकर ग्रांट का एप्लीकेशन तो निकाल दिया। अगर कोलैबोरेशन क्राइटेरिया में उस पर्टिकुलर मैचिंग में कोई संस्था नहीं आई या फिट नहीं बैठी, तो यानी कि इन केस ऑफ मिसमैचिंग कोलैबोरेशन क्राइटेरिया की मिसमैचिंग की स्थिति में एक फंडिंग एजेंसी की मजबूरी बन जाती है
कि भाई जो आया है चलो उसी को दे दो, क्योंकि सीएसआर की लायबिलिटी बहुत तगड़ी और अपने इंडिया के अंदर पेनल्टी बहुत तगड़ी लगती है। समझिएगा बात। सेकंड, पहला समझ गए आप, मिसमैचिंग कोलैबोरेशन क्राइटेरिया। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है? अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, उनके पास ग्रांट एप्लीकेशंस तो आए, लेकिन वो सबके सब वही पुराने थकेले आइडियाज पर निर्भर हैं। जी हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो 50 साल से वही होता आया है। लेकिन आपका आइडिया बड़ा इनोवेटिव है, तो आज के समय में वैल्यू है इनोवेशन की। ऐसे में एक संबंधित, एक जिम्मेवार और एक बढ़िया फंडिंग एजेंसी कहीं ना कहीं से तिकड़म भिड़ाकर आपको वो ग्रांट दे देती है। तीसरी कंडीशन, मान लीजिए चुनाव के अंदर पर्चा सिर्फ मैं ही भर के आया हूं और मेरे अपोजिट में कोई है ही नहीं। अब क्या होगा? मैं हारूंगा चुनाव या जीतूंगा? यानी कि अनकंडीशनल मैं चुनाव जीत गया। कई बार मैंने प्रैक्टिकली देखा है, कई बार आवेदन ही एक संस्था का पहुंचता है और उस संस्था के पास कुछ होता नहीं है, मजबूरी बन जाती है उस संस्था को ग्रांट अवेल करवाने की। समझते जाइएगा। मैंने आपके साथ 3 कंडीशन शेयर कर दी हैं। कई बार आवेदन ही नहीं होते हैं, आवेदक ही नहीं होता है, तो ऐसे में नई संस्थाओं के आवेदन भी कई बार जो है तुक्का लग जाता है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। भाई जिस काम को आप 5 रुपए में कर रहे हैं, मुझे पागल कुत्ते ने थोड़े काटा है कि एक बढ़िया सी संस्था जो मुझसे उसी काम के 15 रुपए मांग रही हो, फिर भी मैं उस संस्था को ही काम दूंगा, क्योंकि उसके पास 3 साल की ऑडिट है, 3 साल की आईटीआर है, उसके पास एक्सपीरियंस है। हो सकता है मुझे आपका आइडिया, इनोवेशन, आपकी वर्किंग स्ट्रेटेजी, देखिए हर एक चीज तो हम प्रोजेक्ट के अंदर लिख देते हैं, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या हमारी गतिविधियां रहेंगी, हमारे मानक क्या रहेंगे, कितने बेनिफिशियरी रहेंगे, सब कुछ तो लिखवाया जाता है हमसे। ऑब्वियस सी बात है, मैं जब उस प्रोग्राम को अपने माइंड में डिजाइन कर चुका हूं और मैं उस काम को अगर 5 रुपए में करने की ताकत रखता हूं, तो सामने वाली फंडिंग एजेंसी उस 15 रुपए वाले व्यक्ति को काम ना देकर पहला काम करने का मौका मुझे देगी, क्योंकि मैं उस काम को 5 रुपए में करने की ताकत रखता हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल हो जाऊंगा। फेल होने की कंडीशन में क्या होगा? लागत डबल हो जाएगी, यानी कि 5 की जगह 10 रुपए में काम कर पाऊंगा। अगर मैं अपने मानकों पर खरा नहीं उतरा तो फिर भी फायदा कितना हुआ संबंधित एजेंसी को। और मैं एक नई संस्था हूं, तो हो सकता है मुझे उनकी टर्म्स और कंडीशंस मानते हुए 15 रुपए का वाउचर भी साइन करना पड़ जाए 10 रुपए लेकर। समझिएगा, अंदर के खेलों को जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन सीएसआर ग्रांट हमें आवेदन करनी है या नहीं करनी है ये नहीं पूछेंगे आप पूछेंगे दादा कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही है, कोई ग्रांट तो बताओ। राइट? कई बार हम अनभिज्ञ होते हैं, कई हमारे ऐसे रेफरेंस से, और कई बार हमारे कुछ रेफरेंस ऐसे काम कर जाते हैं जो संबंधित पात्रता उपलब्ध हो ना होने की स्थिति में भी हमें ग्रांट मिल जाती है। लेकिन वो फेवर तभी किया जाता है जब आपने उसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर रखा हो, जब आपने उसके लिए कोई एप्लीकेशन सबमिट की हो। अब फेवर कौन करेगा? क्या मंत्री से फोन करवाएंगे आवेदन करने के बाद? नहीं। जिन संस्थाओं के पास कोई भी आहर्ता नहीं होती है, यानी कि कहने का मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, नई संस्थाएं क्या करती हैं, वो ऐसे समय में रिकमेंडेशंस यूज करती हैं। यानी कि मैंने 1-2 संस्थाओं के रिकमेंडेशन लेटर ले लिए और वो उसके साथ लगा दिया। कई बार वो रिकमेंडेशन हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल देते हैं और वहां पर वो जो क्वालिफिकेशन वाला जो एरिया था ना, एक्सपीरियंस वाला जो मुद्दा था, वो धरा रह जाता है। बात करते हैं छठे पॉइंट की। कई बार क्या होता है, जब हम अपनी संस्था का प्रोफाइल लिखते हैं, अब प्रोफाइल
जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जिनको सो कॉल्ड मदर एनजीओ जो अपने आप को कहते हैं, वो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज करती हैं। जबकि जो संस्था अभी नई नई खुली हो, यानी कि जो नई संस्थाएं हैं आवेदन कर रही हैं, उनको उतना ज्ञान होता नहीं है। और वो जब अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन का पैराग्राफ लिखती हैं तो वहां पर अपनी संस्था के बारे में वो कड़वी हकीकत लिख देती हैं, जो उनके दिल से निकली हुई थी, उनकी सच्चाई, जिसे हम शायद, अगर हम थोड़े से चीप वर्ड्स में अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं, कि हमारी हम औकात बता देते हैं कि जी हम तो ऐसे ऐसे हैं, बस हमारे बस का तो यही काम है, हमने इतना ही झेला आज तक, हमने 2 रुपए देखे अपने खाते में, आज तक 100 रुपए ना देखे। कई बार हमारी ये जो रियल स्टोरीज होती हैं, वो सामने वाले व्यक्ति के नजर में हमें एक सिंपथी गेन जो है प्रोवाइड कर देती हैं, यानी कि सामने वाले को हमसे सिंपथी हो जाती है, बिल्कुल नई ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी प्यारी बात लिखी है, सर आप मौका नहीं देंगे तो मुझे एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा, बिना 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 एक्सपीरियंस के आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में मैं एक बिल्कुल नया, एक शुद्ध संस्थान हूं, विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस, मैं एक बिल्कुल फ्रेशर संस्था हूं, मुझे आप मौका देंगे तभी तो मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अगली साल जब मैं आपका फाइल भरूंगा, जब मैं आपका आवेदन करूंगा, तो वहां पर मैं लिख सकूंगा कि मेरे पास भी एक्सपीरियंस है। तो कई बार हम उनकी सिंपथी का पात्र बन जाते हैं। ऐसे में 1% चांस यहां भी खड़ा हो जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है या हमारा जो आवेदन है वो स्वीकार्य हो जाए। 7वें पॉइंट की बात करते हैं। 7वां पॉइंट कहता है कि भैया, आपने, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक प्रपोजल लिखकर, नई नई संस्थान है आप, और इतने बड़े प्रपोजल के लिए आपने पूरा प्रपोजल लिख के, पूरा माइंड मेकअप करके, पूरी वर्किंग स्ट्रेटजी बनाकर आपने आवेदन कर दिया है। दैट मीन्स कि यहां उम्र नहीं, यहां हौसला और कार्य क्षमता बोल रही है। और कई बार आपके जो एक्सपीरियंस, फुल ऑफ एक्सपीरियंस, जो आपका एक टैलेंट होता है ना, वो आपको काम दिलवाता है। फिर सामने वाला आपके डिग्री और सर्टिफिकेशन नहीं देखता, वो देखता है आपका टैलेंट, आपका हुनर, कि यार व्यक्ति के अंदर देखो विश्वास कितना तगड़ा है। उसे पता है, उसने लिखा है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी विश्वास से कह रहा है कि मुझे मुझे विश्वास है कि सर आप मुझे एक बार काम करने का मौका देंगे। आपने एक प्रपोजल के अंदर एक लाइन लिख दी है नीचे, मैं मानता हूं मेरे प्रपोजल के अंदर बहुत सारी कमियां, मेरे डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मेरा आइडिया, मेरा टारगेट, मेरा हौसला इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का दम रखता है, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का मौका अवश्य प्रदान करेंगे। एक वो छोटी सी लाइन कई बार हमें प्रोजेक्ट दिलवा जाती है। ये तो 7 वो पॉइंट है जब कोई भी संस्थान बिल्कुल फ्रेशर होते हुए भी, चाहे वो एक दिन पुराना ही क्यों ना हो, अपना अगर ग्रांट आवेदन करता है तो कुछ परसेंटेज बन जाते हैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट होने में। अब यहां पर कुछ बुद्धिजीवी जो है प्रश्न खड़ा करेंगे कि सर चलो आपकी सारी बातें जायज हैं, लेकिन जिस कंपनी को सीएसआर देना था उन्हें सीएसआर सर्टिफिकेट कौन देगा, एटीजी की स्लिप कौन देगा। तो यहां उन महानुभावों को, उन बुद्धिजीवी लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा, इन केस मैं एक फंडिंग एजेंसी हूं और मुझे ये प्रोजेक्ट इस काबिलियत वाली संस्थान को, जिस जो सारी अहर्ताएं पूरी करती है, ए संस्थान, इसको देना था, लेकिन कहीं ना कहीं बी संस्थान ने मेरे दिल में जगह बना ली है। तो मैं क्या करूंगा, इस ए संस्थान को ग्रांट देते समय एक कंडीशन रख दूंगा कि भाई आपको इस ग्रांट के अंदर इतने परसेंट की भागीदारी, इतने परसेंट काम उनसे करवाना है, इस कंडीशन में मैं आपको ग्रांट दे रहा हूं। और उनको आप जो भी बिलिंग पास करेंगे, अपने पास से पास करेंगे, बिल आप हमें बना कर देंगे, या एटीजी का सर्टिफिकेशन आप टोटल अमाउंट का आप देंगे ना। तो जिस संस्था को ग्रांट मिल रही हो ना, वो फंडिंग एजेंसी के बहुत सारे नियम मानता है। अरे हमने तो लोगों को जो है जूते साफ करते देखा सीएसआर कंपनी वालों के। तो किसी की कंडीशंस मानना कि भाई इस कंपनी को, इस छोटी संस्था को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेना किसी न किसी काम में, मेरे ख्याल से इतना बड़ा टास्क नहीं है जिसके लिए कोई मदर एनजीओ या कोई बड़ी एनजीओ इसके लिए मना कर दे। तो कई बार किसी भी फंडिंग एजेंसी का सेल्फ
रिकमेंडेशन भी आपके बहुत काम आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद मेरे चैनल पर जब भी आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपके मन में प्रश्न नहीं आएगा कि सर मैं क्या इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर दूं। आज के बाद जब भी आप मेरे इस चैनल पर कोई भी वीडियो देखें, एक छोटा सा प्रयास जरूर करें, क्योंकि कई बार आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको परफेक्ट बना देती है। तो एटलीस्ट एक प्रैक्टिस हो जाएगी और इस बहाने हो सकता है आप परफेक्ट हो जाए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।